रेनिरा और डेमोन टारगेरियन, कॉर्लिस वैलेरियन इनकी ब्लैक्स की साइड वर्सेस एलिसेंट, ऑटो, एमॉन्ड एंड एगोन द सेकंड की ग्रीन्स की साइड। इनके बीच में जो भी वॉर हुआ उसको हम सभी लोग कहते हैं डांस ऑफ द ड्रैगन्स, क्योंकि इस टारगेरियन सिविल वॉर में वेस्टेरोसी न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि ड्रैगन्स का इस्तेमाल किया गया और इस भयानक वॉर में लाखों लोगों के साथ साथ ही मारे गए थे ड्रैगन्स खुद। तो डांस ऑफ द ड्रैगन्स के अब तक के वॉर में हमने देखा कि टारगेरियंस के कैसे कई सारे अलग अलग ड्रैगन्स यानी मेलिस, वेगार और करैक्सस जैसे कुछ तगड़े ड्रैगन्स मारे गए थे। तो आज के इस लंबे एपिसोड में हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे कि और कुछ आइकॉनिक ड्रैगन्स कैसे मारे गए, उन ड्रैगन्स के बीच में ऐसी क्या डेडली फाइट्स हुई थी जिनके कारण वो मारे गए, और उन ड्रैगन्स के फाइट के बाद में एग्जैक्टली इस वॉर की सिचुएशन क्या रही। ऐसे सब कुछ हम इस लंबे एपिसोड में अच्छे से जानेंगे। तो विदाउट फर्दर अडो चलो चलते हैं आज के इस बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड में वापस टम्बलटन को, जहां पर इस समय पर ग्रीन्स की आर्मी गोल्डन ड्रैगन के झंडे लहराते हुए एकदम अच्छे से रुके हुए थे और उनका यही प्लानिंग शुरू था कि वो किंग्स लैंडिंग पर अटैक करेंगे। यहाँ पर इस समय पर अभी भी उनके पास 3 ड्रैगन राइडर्स और 3 ड्रैगन्स थे, यानी कि डेरॉन द डेरिंग और उसकी खूबसूरत टेसारियन द ब्लू क्वीन। फिर यहाँ पर थे 2 बिट्रेयर्स यानी कि 2 धोखेबाज, ह्यू द हैमर और उसका वर्मी थॉर द ब्रॉन्ज फ्यूरी, और उल्फ द व्हाइट और उसकी सिल्वर क्वीन सिल्वर विंग। तो यहाँ पर इस तरीके से 3 ड्रैगन्स मौजूद थे। बट जैसे कि हमने इसके पहले एपिसोड 27 में अच्छे से देखा था, ग्रीन्स के मेन एट आर्म्स टम्बलटन में एक बैटल जीतने के बाद में उस टम्बलटन गांव के जितने भी बचे कुचे स्मॉल फोक वगैरह थे उन पे हॉरिबल जुल्म करने लगते हैं। वैसे तो दिस टाइम अराउंड ऊपर किंग्स लैंडिंग में रेनिरा की सिचुएशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होने लगी थी और रेनिरा एक्चुअली इस आर्मी से डर रही थी। हमने देखा था कि डेमोन और एमॉन्ड के बीच में भी एक बैटल हुई इसी समय पर और वो एक्चुअली दोनों भी मारे गए थे। बट अभी ये जो भी बड़े बड़े हादसे नॉर्थ में हुए थे इसके रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अच्छे से यहाँ पर नीचे टम्बलटन में आई ही नहीं थी। यहाँ पर टम्बलटन में अभी भी ग्रीन्स के आर्मी का अपना एक अलग ही पागलपन शुरू था। इस समय इस ग्रीन्स के आर्मी का ना कोई गोल था और ना ही कोई एम था। फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन जीतने के बाद में अभी ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आया था, बट ग्रीन्स की वहाँ की आर्मी अभी भी टम्बलटन में एकदम ही अय्याशी कर रही थी और उनका कोई भी गोल नहीं था। और इसका रीज़न ये था कि उनका अभी भी कोई एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था। उस आर्मी को लीड करने के लिए यही कुछ 20-25 लोगों का एक काउंसिल बनाया गया था, जिस काउंसिल के लीडर एक्चुअली थे सर होबर्ट हाइटॉवर। तो इस काउंसिल में सर होबर्ट के लीडरशिप में और भी कई सारे लोग थे, जैसे कि दोनों बिट्रेयर्स, यंग प्रिंस डेरॉन द डेरिंग, सर बोल्ड जॉन रॉक्सटन, सर रॉजर कॉर्न, लॉर्ड अनविन पिक, लॉर्ड जॉर्ज ग्रेसफर्ड, सर विक्टर रिसली और ऐसे ही यही कुछ 10 से 15 नोबेलमैन, लॉर्ड्स और कुछ लैंडेड नाइट्स वगैरह थे। इनमें से कुछ लोगों के नाम वैसे बुक में तो बताए गए हैं बट वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आई एम स्किपिंग देम। तो ऐसे ऑलमोस्ट 20-25 लोगों की मीटिंग्स होने लगती है कि आखिर इस आर्मी को लेके किंग्स लैंडिंग पर अटैक कैसे करें। बट जैसे कि कहा जाता है कि जितने ज़्यादा लोग डिसीजन लेने की कोशिश करने लगते हैं उतना ही उस डिसीजन को बराबर से लेने में टाइम लगता है। लॉर्ड अनविन पिक तो बार बार कहते रहते हैं कि उन्हें बराथियन आर्मी के आने का वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आते हैं तो स्टॉर्मलैंडर्स के आने के वजह से उनकी जो अभी अच्छी आर्मी है वो और भी पावरफुल हो सकती है। स्टॉर्मलैंडर्स के आने के वजह से वो किंग्स लैंडिंग का सीज एकदम अच्छे से कर पाएंगे, ऐसे अनविन का यहाँ पर ओपिनियन होता है, जो कि सभी लोग अग्री भी करते हैं। बट देन इसी में यहाँ पर सर विक्टर रिजली कहते हैं, मुझे आपकी बात सही लगी अनविन, बट मुझे एक बात बताओ अनविन और सर होबर्ट कि हम यहाँ पर एग्जैक्टली लड़ किसके लिए रहे हैं। हमारा जो किंग है एगोन वो कहाँ पर है पता नहीं। एमॉन्ड का हमें एक भी अभी तक रेवन नहीं आया, वो भी नॉर्थ गया हुआ है, तो उसका क्या हुआ वो भी हमें पता नहीं। तो हम किंग्स लैंडिंग पर अटैक करके उसे जीत कर एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करना चाहते हैं।
जैसे ही सर विक्टर रिजली ने ये बात काउंसिल में कही तो सभी लोग सोच में पड़ गए। ऑलमोस्ट 4 महीने पहले क्वीन रेनिरा ने आयरन थ्रोन को हासिल किया था और उस फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग के समय पर एगोन द सेकंड अचानक से कहीं पे गायब हो गया था। अभी ये पता नहीं कि वो कहाँ पर मारा गया है या फिर वो छुपके से कहीं निकल गया। किसी ने उसे देखा नहीं था और किसी ने उसके बारे में सुना भी नहीं। धीरे धीरे करके ग्रीन्स के कैंप में रूमर्स फैलने लगी थी कि एगोन द सेकंड को भी रेनिरा ने मार दिया होगा, बट उसने अब तक कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर किंग्सलेयर का एक काला दाग लग जाता और ऐसा अगर वो करती तो उसे कोई भी रेल्म में सीरियसली नहीं लेता। ऐसी ही समझ यहाँ पर ग्रीन्स के काउंसिल में होने लगी थी। तो ये सुनने के बाद में सर होबर्ट हाइटओवर भी थोड़े से चौंक जाते हैं और एकदम शॉक्ड हो गए थे क्योंकि उन्हें भी लगा कि मे भी ऐसा हो सकता है। बट देन ऐसे सब शुरू रहते यहाँ पर लॉर्ड अनविन एकदम जोर से कहते हैं, सर विक्टर आप सही कह रहे हो, मे बी किंग एगोन मारे गए होंगे और एमोंड का हमें कुछ भी पता नहीं, बट अगर उन दोनों को कुछ होता है तो भी क्या हुआ, अपना अगला टारगेरियन किंग अपने बीच में ही मौजूद है। डेरॉन इज नेक्स्ट इन लाइन। उसे अभी के अभी हम प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन हेयर टू द थ्रोन डिक्लेयर कर देंगे और उसके नाम में हम किंग्स लैंडिंग को जीत लेंगे और उस पे अटैक करेंगे। जैसे ही लॉर्ड अनविन ये कहते हैं तो वहां पर पूरा काउंसिल डेरॉन के नाम के नारे लगाने लगता है और डेरॉन के चेहरे पे एकदम स्माइल आ जाती है। अभी ये सब शुरू था ही, बट इसी के बीच में वहां पर लॉर्ड रॉजर कॉर्न वापस कहते हैं कि अभी भी एगोन द सेकंड जिंदा हो सकता है क्योंकि उसके एग्जैक्टली मौत की खबर हमें पता नहीं है। ऐसा कहने के बाद में वहां पर सब लोग वापस शांत होते हैं और इसी के बीच में वहां पर बोलता है ह्यू द हैमर। इस ह्यू भाई साहब का कुछ अलग ही तेवर था और वो कहता है, हमें एक लीडर चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए जो सबको लीड कर सके, ये बच्चा नहीं। मैं तो कहता हूं मुझे राजा बनाओ। अब ये सुनने के बाद में डेरॉन को वैसे गुस्सा तो आता है बट वो अपना गुस्सा दबाता है क्योंकि इस समय तक ह्यू द हैमर की भी एक अलग ही वहां पर फॉलोइंग हो गई थी क्योंकि ह्यू द हैमर साक्षात वर्मीथॉर का राइडर था। फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन में आके ह्यू द हैमर ने सबको बचाया था और उसके एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और जबरदस्त अंदाज के वजह से उसके कई सारे वहां पर फॉलोअर्स बन गए थे। तो इसी वजह से टारगेरियन प्रिंस होने के बावजूद डेरॉन एकदम यहाँ पर कुछ भी ह्यू द हैमर को कह नहीं सकता था। सो डेरॉन द डेयरिंग चुप बैठता है बट बोल्ड जॉन रॉक्सटन यहाँ पर ह्यू को पूछता है, लॉर्ड ह्यू किस हक से हम आपको किंग कहे, ये तो जरा बताओ। तो इसके रिप्लाई में ह्यू द हैमर कहता है, सेम एज एगोन द कॉन्करर, उसको जिस हक से आप लोगों ने राजा बनाया था उसी हक से मुझे भी राजा बनाओ। उसके पास में उस समय पर पूरे दुनिया का बिगेस्ट ड्रैगन था और इस समय पूरे वेस्टरोस में मेरे पास वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड बिगेस्ट ड्रैगन है। वर्मीथॉर सिर्फ मेरी सुनता है और उसके वजह से तुम लोग सिर्फ मेरी सुनोगे। सो व्हाई नॉट मी एज किंग। अभी वैसे वेगार के कंपैरिजन में वर्मीथॉर छोटा ड्रैगन था बट फिर भी वो बाकी के ड्रैगन्स के कंपैरिजन में काफी बड़ा ड्रैगन था और इसीलिए ह्यू द हैमर एकदम स्वैग में कहता है कि वो एक बड़े ड्रैगन का राइडर है जो उसकी सुनता है और इसीलिए उसको राजा बनाया जाए। तो अगर साइज कंपैरिजन में बताऊं तो टेसारियन लिटरली वर्मीथॉर के सामने कुछ भी नहीं थी। टेसारियन की साइज एकदम 1/3 ऑफ द वर्मीथॉर कह सकते हैं। तो ऐसा सब कहने के बाद में ह्यू और कहता है, इस बच्चे का ब्लू कलर का ड्रैगन टेसारियन एकदम क्यूट है बट मेरा वर्मीथॉर उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। मेरा वर्मीथॉर अगर चाहे तो टेसारियन को एक झटके में खत्म कर सकता है। सो आई शुड बी द किंग। अब ऐसा कहने के बाद में यहाँ पर डेरॉन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। उसके हाथ में इस समय पर एक वाइन का ग्लास होता है तो वो सीधा वो वाइन का ग्लास ह्यू के मुंह पे मारता है और गुस्से में उस काउंसिल मीटिंग में से निकल गया। ऐसा होने के बाद में बेवड़ा उल्फ द वाइट वहां पर हंसने लगता है और वो कहता है, ओ नो, इस बच्चे ने यहाँ पर अच्छे वाइन को वेस्ट कर दिया।
छी, ह्यू द हैमर के चेहरे पर भी वाइन आ गई थी। वो उसे एकदम अच्छे से पोंछता है और एकदम ईविल स्माइल देके कहता है, ये बच्चे भी ना, जब बड़े बात करते हैं तभी इनको कुछ बात ही नहीं करनी चाहिए। इस लड़के डेरॉन को तो कुछ मैनर्स ही नहीं है। आई थिंक इसके बाप ने इसे बचपन में अच्छे से मारा नहीं, इसीलिए वो ऐसे बड़ों के साथ में बदतमीजी से बिहेव करता है। मैनरलेस फूल। ऐसी बातें करके वहां से ह्यू द हैमर हंसते हुए निकल जाता है और उसके पीठ पीछे उसके लॉयल सपोर्टर्स और उल्फ द व्हाइट निकल गए। जब ऐसा होता है तब वहां पर विक्टर रिसली, होबर्ट हाइटॉवर, अनविन पेक और बोल्ड जॉन रॉक्सटन वहीं पे खड़े होते हैं और वो बस एक दूसरे को गुस्से में देखते हैं। तो ह्यू द हैमर ने ऐसे कुछ अपने अलग ही हंगामे शुरू कर दिए थे, बट ये तो कुछ भी नहीं। इस मीटिंग के बाद में अगले दिन सुबह और एक बड़ा हंगामा होता है। ह्यू द हैमर ने एक कोई काला लोहे का क्राउन बनवाया था और उसे वो अपने सर पे पहन के अभी यहाँ वहाँ पर घूमने लग गया था। वो सभी मेन एट आर्म्स, नोबलमैन और कई सारे लॉर्ड्स को बिंदास जाके ऑर्डर देने लग गया कि उन सबको क्या करना चाहिए। अभी कई सारे लोग एक्चुअली ह्यू की ऑर्डर्स मानने भी लगते हैं और ह्यू को किंग ह्यू द हैमर करके बुलाने लग गए। अभी कुछ लोग वैसे जरूर थे, बट कईयों को ऐसे किंग ह्यू की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ऐसे ही बातों में सो कॉल्ड किंग ह्यू ने सर रॉजर कॉर्न को ऑर्डर दे दी कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है। तो यहाँ पर सर रॉजर कॉर्न ने सीधा कह दिया कि तुम्हारा ये जो सर पे क्राउन है उसे निकाल दो, क्योंकि तुम मेरे किंग नहीं हो। ये जो तुमने सुबह सुबह से नॉनसेंस लगा रखी है वो एकदम स्टुपिडिटी है। ऐसा कह के सर रॉजर कॉर्न एकदम गुस्से में ह्यू के सर का जो ब्लैक क्राउन था उसे एकदम जोर से उड़ा देते हैं। अभी सर रॉजर के ऐसा करने के बाद में ह्यू द हैमर को भी गुस्सा आता है और उसने सीधा सर रॉजर को एक जोर से पंच कर दिया। और इसी के साथ साथ वहां पर सर रॉजर कॉर्न के कुछ सपोर्टर्स और ह्यू के सपोर्टर्स, ऐसे उनके बीच में ही एक छोटी सी बैटल शुरू हो गई। देखते ही देखते ह्यू के यही कुछ 200-300 सपोर्टर्स ने सर रॉजर कॉर्न के यही कुछ 50 से 80 सपोर्टर्स को आसानी से मार दिया। और फिर फाइनली सर रॉजर कॉर्न को एकदम अच्छी तरीके से बंदी बनाया गया और उन्हें एक बहुत ही दर्दनाक भयानक मौत दी गई। ऐसा करने के बाद में सो कॉल्ड किंग ह्यू ने अपने घोड़े की नाल निकाली और उसने रॉजर के सर पर उसे ठोकना शुरू कर दिया और उसने हंसते हंसते कहा, साले कमीने, तूने मेरा क्राउन उड़ा दिया था ना, अब ये ले, मेरे घोड़े की नाल का मैं तुझे क्राउन परमानेंटली देता हूँ। ऐसा कह के ह्यू ने सभी के सामने सर रॉजर कॉर्न के स्कल में एक घोड़े के नाल को ठोक दिया। और ये सब चलते हुए डेरॉन, होबर्ट, अनविन, सर विक्टर रिंसली, ग्रेस ग्रेफोर्ड, ये सभी लोग एकदम शॉकिंगली देखते ही रह गए। सर रॉजर कॉर्न के साथ में हुए भयानक हादसे के बाद में लॉर्ड अनविन पेक और लॉर्ड होबर्ट हाइटॉवर ने टम्बलटन के एक छोटे से इन में एक सीक्रेट मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने अपने अलावा 11 लॉर्ड्स को बुलाया था। बट इन लॉर्ड्स में दोनों बिट्रेयर्स और डेरॉन मौजूद नहीं थे। तो ऐसे कुल मिलाकर टोटल 13 लॉर्ड्स की एक सीक्रेट मीटिंग इन द टम्बलटन में शुरू होती है और इस इन का नाम था ब्लडी कैल्ट्रॉप्स। तो अभी इस नाम की वजह से ही इस सीक्रेट मीटिंग करने वाले सभी को द कैल्ट्रॉप्स करने बुलाने लगते हैं। तो अभी ये आखिर सीक्रेट मीटिंग किसके बारे में थी? तो दिस वाज टू डिस्कस मैटर ऑफ 2 बिट्रेयर्स। यहाँ पर लॉर्ड अनविन अपने सभी कैल्ट्रॉप्स के साथियों को बता देते हैं कि ह्यू द हैमर और उल्फ द व्हाइट, ये दोनों भी पागल क्रेजी इंसान है। उन दोनों ने सिर्फ पावर के लिए हमें सपोर्ट करना एक्सेप्ट किया था, बट क्या हम अभी उन पे विश्वास कर सकते हैं? वो दोनों अभी खुद की ही एक अलग सी आर्मी बनाने लग गए हैं और अगर हम ये बैटल और वॉर आगे जाके जीतते भी हैं
तो उन दोनों का खतरा हमेशा हमें रहेगा। आज उन्होंने लॉर्ड रॉजर कॉर्न को मार दिया, तो नेक्स्ट टाइम क्या पता किसका नंबर हो। मे बी अगली बार वो मुझे मार दे या फिर आप में से किसी को भी मार दे। वो दोनों भी टर्न क्लोक बिट्रेयर्स पागल है। वो दोनों भी ड्रैगन राइडर्स होने के वजह से उनके पास एक पावर का अलग ही नशा है। तो इन्हीं सब रीजंस के वजह से मुझे और लॉर्ड हॉबर्ट को ये लगता है कि हमें उन दोनों को सीक्रेटली मार गिराना चाहिए। सो ऐसे यहाँ पर कैल्ट्रॉप्स के सामने अनविन पिक एक अच्छा खासा मोनोलॉग देते हैं, सबको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि दोनों बिट्रेयर्स बहुत डेंजरस है और उन्हें मारना चाहिए। और इस चीज़ को लॉर्ड हॉबर्ट हाईटावर भी सपोर्ट करते हैं और वो भी कहते हैं कि हमें ह्यू और उल्फ को मारना ही चाहिए और उसी के बाद में अपनी आर्मी अच्छे से आगे बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों को कैल्ट्रॉप्स यानी कि यहाँ के सारे प्लॉटर्स भी अग्री करते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि अल्फ द वाइट को थोड़ा मारना आसान होगा क्योंकि वो हमेशा अकेला यहाँ वहाँ पर घूमता रहता है, वो हमेशा टल्ली ही होता है, वो बेवड़ा है और वो दारू ही पीता रहता है, तो उसे सीक्रेटली हम ज़रूर मार सकते हैं। बट मैसिव ह्यू द हैमर को मारना काफ़ी डिफिकल्ट होगा क्योंकि उसके ज़्यादा सपोर्टर्स थे और वो कभी भी कहीं पर भी अकेला नहीं घूमता। वो अभी अपने आप को ही किंग ह्यू कहने लगा था और उसने अपना खुद का एक अलग सा किंग्स गार्ड भी बनाया था। उसका ये सो कॉल्ड किंग्स गार्ड सिर्फ 7 बंदों का नहीं था, तो ऑलमोस्ट एक्चुअली 20 लोग उसके किंग्स गार्ड में थे और वो सभी लोग उसके साथ में हमेशा यहाँ वहाँ पर रहते ही रहते। तो उसे मारना काफ़ी डिफिकल्ट होगा ऐसे सभी लोग डिस्कस करते हैं। बट फिर भी लॉर्ड अनविन ने सीधा कह दिया कि सबसे पहले तो हमें ह्यू को ही मारना होगा क्योंकि वो एक बार मर गया तो उल्फ द वाइट को मारना काफ़ी आसान होगा और अपना पूरा प्लान अच्छे से सक्सेसफुल होगा। तो ऐसे ही और भी कुछ डिस्कशन शुरू रहते हैं। इसी में एक बंदा कहता है कि अगर हम उन दोनों को मारते हैं तो ड्रैगन्स का क्या होगा, क्योंकि उन दोनों का भी उनके ड्रैगन्स के साथ में अच्छा कनेक्शन है, तो मे बी उनके ड्रैगन्स बौखला सकते हैं और हम सबको वो जला सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही रिस्की हो सकती है। इसके बाद में कोई कहता है कि उनके मदद से हमें पहले किंग्स लैंडिंग को जीतना चाहिए और उसी के बाद में हमें उन दोनों को मारना चाहिए। बट जैसे ही एक बंदा ये बात कहता है तो लॉर्ड जॉन रॉक्सटन खड़े होके एकदम दहाड़ मारते हैं, We kill the bastards now। हम उन दो गद्दार बास्टर्ड्स को अब भी के अब भी मारेंगे। लॉर्ड बोल्ड जॉन रॉक्सटन के ऐसे डायलॉग के बाद में तो सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं और इसी में अनविन पिक एकदम चुपके से कहते हैं, वेल दैट सेटल्स इट, हम उन दोनों को जल्द से जल्द मारेंगे। और इसी के साथ साथ ये 13 कैल्ट्रॉप्स वहाँ पर कैल्ट्रॉप्स नाम के इन में डिसीजन लेते हैं कि उल्फ और ह्यू को मार दिया जाएगा। डेरॉन को यहाँ पर कैल्ट्रॉप्स में नहीं बुलाया गया था क्योंकि वो वैसे थोड़ा यंग है और वो थोड़ा सीधा बंदा था। ऐसे एकदम सीक्रेटली धोखे से प्लान करके किसी को मरवाना वगैरह उसे एकदम अच्छा नहीं लगता और उसी वजह से डेरॉन को इस प्लान में शामिल नहीं किया गया था। सो कैल्ट्रॉप्स की मीटिंग होके यही कुछ 2 दिन निकल गए थे और उन सभी कैल्ट्रॉप्स के मेंबर्स की अच्छे से अभी भी प्लानिंग शुरू थी कि ह्यू और उल्फ को कैसे मारेंगे। कैल्ट्रॉप्स के सभी मेंबर्स ह्यू और उल्फ पर अच्छे से नज़र रखते और वो बस अभी एक अच्छा मौका चाहते थे जब भी वो उन दोनों को बराबर से एक एक करके मार डाले। तो अभी 3 दिनों के बाद में वो दिन आ ही गया था जब कैल्ट्रॉप्स सीक्रेटली मर्डर करने वाले थे दोनों बिट्रेयर्स का। बट उसी दिन सुबह कुछ और ही हो गया। उस दिन सुबह सुबह टम्बलटन का टाउन वापस हजारों चीखों से गूंज उठा। एकदम जले हुए तबाह हुए टम्बलटन के गांव में यहाँ वहाँ पर ग्रीन्स की आर्मी बिखरी हुई थी। टम्बलटन के टाउन में हाउस फुटली का एक जला हुआ सा कैसल था और उस कैसल के आसपास सब जगह पर ग्रीन्स के आर्मी ने अपने टेंट्स वगैरह खड़े किए थे। उस दिन सुबह अचानक से उन टेंट्स में आग लगने लगती है और सब जगह पर अफरा तफरी मच गई। जैसे ही ये सब कुछ होता है तो कैल्ट्रॉप्स के सभी मेंबर्स और ह्यू द हैमर अपने टेंट में से बाहर आता है और वो सब कुछ बाहर आकर देखते हैं आसमान में एक ग्रे वाइट कलर का ड्रैगन जो सब जगह पर डिस्ट्रक्शन कर रहा है। टम्बलटन में सी स्मोक आ गया था।
एडम वैलेरियन वॉज हियर। एंड जस्ट लाइक दैट शुरू हो गई है सेकेंड बैटल ऑफ टम्बलटन। एडम वैलेरियन ने सी स्मोक पर बैठ के एकदम भयानक तरीके से टम्बलटन में यहाँ वहाँ पर आग लगानी शुरू कर दी और ग्रीन्स के आर्मी को क्या करना है समझा ही नहीं। टम्बलटन में मौजूद ग्रीन्स के पूरे आर्मी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके ऊपर ऐसे कुछ अटैक होने वाला है। ये एक बहुत ही सरप्राइज अटैक सुबह सुबह था और पूरी ग्रीन्स की आर्मी बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। जैसे ही यहाँ वहाँ पर आग लगनी शुरू होती है तो ग्रीन्स के आर्मी के सभी मेन एट आर्म्स, सभी लॉर्ड्स, सभी नोबलमैन क्विकली आर्मर वगैरह पहनने लगते हैं ताकि वो वहाँ पर होने वाले अभी बैटल में रेडी हो सके। बट कई बार वो सब कुछ अपना आर्मर वगैरह पहनने के पहले ही लिटरली जल जाते हैं, क्योंकि एडम वैलेरियन ने सी स्मोक पर बैठकर एक भयानक हल्ला बोल किया था। तो सी स्मोक पर बैठकर एडम तो सब जगह पर तबाही मचा ही रहा था, बट इसी में वहां पर आती है एक मैसिव आर्मी। यहाँ पर सिर्फ एडम अकेला नहीं आया था, वो लेके आया था एक बहुत ही बड़ी आर्मी जिसके बारे में ग्रीन्स को कानो खबर नहीं थी। तो आखिर ये बड़ी आर्मी है कौन? एडम वैलेरियन आखिर यहाँ पर टम्बलटन में आया कैसे? तो अभी ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। इट्स टाइम फॉर अ स्मॉल फ्लैशबैक। तो जैसे कि हमने पहले जाना था कि ह्यू और उल्फ ने ब्लैक्स को धोखा दिया, क्वीन रेनिरा को धोखा दिया और उन्होंने ग्रीन्स को ज्वाइन किया था। तो उनके ऐसा करने की वजह से क्वीन रेनिरा को ऐसा लगता है कि सभी ड्रैगन सीड बास्टर्ड्स एकदम कमीने हैं और वो बिट्रे ही करेंगे, और उसी वजह से रेनिरा का एडम वैलेरियन पर भी विश्वास नहीं होता। क्वीन रेनिरा ने एक्चुअली हुक्म दे दिया था कि एडम वैलेरियन को बंदी बनाया जाए और उसे रेड किप के नीचे बने हुए काले तहखाने ब्लैक सेल्स में फेंका जाए। तो क्वीन रेनिरा के इसी हुक्म को मानते हुए कई सारे गोल्ड क्लोक्स एक्चुअली एडम को पकड़ने के लिए जाते हैं, बट उसे पकड़ने के पहले ही एडम वैलेरियन ड्रैगन पिट में से और किंग्स लैंडिंग में से भाग निकला। इस तरीके से गोल्ड क्लोक्स उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इसकी खबर एडम को पहले से ही पता थी, क्योंकि उसके पिता या कहूँ उसके दादाजी, उसके ग्रैंडडैड कॉर्लिस वैलेरियन ने उसे अच्छे से इंफॉर्मेशन पहले से ही दी थी। तो किंग्स लैंडिंग में से भागने के बाद में एडम वैलेरियन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था कि उसकी ब्लैक क्वीन रेनिरा उस पर विश्वास नहीं करती। उसे ये बहुत ही दुख पहुंचा था कि उसकी क्वीन रेनिरा उसे एक टर्न क्लोक बास्टर्ड समझती है। तो उसे दुख जरूर हुआ था, वो जरूर सैड था कि उसकी ब्लैक क्वीन रेनिरा उसे एक गद्दार, उसे एक ट्रेटर समझती है। बट वो अपने ब्लैक क्वीन रेनिरा को दिखाना चाहता था कि वो गद्दार नहीं है, और इसीलिए वो कुछ बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेता है। तो जैसे ही एडम वैलेरियन किंग्स लैंडिंग से भाग निकला, वो सी स्मोक पर बैठ के क्विकली अलग अलग लॉर्ड्स के साथ में मीटिंग्स करने लग गया, और उसने देखते ही देखते बस अपने अकेले के बलबूते एक अच्छी खासी आर्मी खड़ी कर दी। सबसे पहले तो वो रिवरलैंड्स में जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा ब्लैक लॉयलिस्ट अभी भी मौजूद थे। वो वहां पर जाके सबसे मिलता है, तो उसे ऐसा पता चलता है रिवरलैंड्स के कई सारे मेन एट आर्म्स भी चाहते थे कि वो ब्लैक क्वीन के लिए टम्बलटन में जितनी भी बहुत बुरी चीजें की गई है उसका बदला ले सके। तो यही कुछ छोटे लॉर्ड्स को मिलने के बाद में इवेंचुअली एडम वैलेरियन अपने सी स्मोक पर बैठ के पहुंचता है रेवंट्री को, जहां पर ब्लैक सपोर्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस मौजूद था, हाउस ब्लैकवुड। यहाँ पर हाउस ब्लैकवुड का लॉर्ड ऑफ रेवंट्री सिर्फ 12 साल का डेंजरस बेंजीकुट ब्लैकवुड मौजूद था, और उसकी इकट्ठा की हुई हाउस ब्लैकवुड की बड़ी आर्मी अभी भी रेवंट्री हॉल के आजू बाजू में बसी हुई थी। रेवंट्री हॉल के दरबार में बेंजीकोट ब्लैकवुड के साथ साथ ही थी उसकी खूबसूरत सिस्टर ब्लैक एली, यानी कि एलिसन ब्लैकवुड। इसी के साथ साथ वहीं पर मौजूद थी लेडी ऑफ ट्विंस, लेडी सबिता फ्रे, जो हैरनहेल से भागी थी और इस समय पर यहाँ पर रेवंट्री हॉल में आके उसने पनाह ली थी। अभी यहाँ पर कई लोगों की अगर हम गॉसिप मानते हैं तो ब्लैक एली और लेडी सबिता कुछ ज़्यादा ही अच्छे फ्रेंड्स थे। अभी वो
कैसे अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे, इसके बारे में आप ही सोचिए। देन यहीं पर एक्चुअली हाउस डैरी का लॉर्ड डेरिक डैरी भी मौजूद था। तो इस तरीके से हाउस डैरी, हाउस फ्रे, हाउस ब्लैकवुड, ऐसे तीन तीन हाउसेस की एक इकट्ठा हुई आर्मी यहाँ पर मौजूद थी और उनके अंडर के जो भी छोटे हाउसेस के मेन एट आर्म्स वगैरह थे वो भी यहाँ पर इस समय पर रेवंट्री हॉल के आसपास मौजूद थे। तो यहाँ पर रेवंट्री हॉल के दरबार में एडम एकदम अच्छी तरीके से सबको कन्विंस करता है कि उन सभी को उसका साथ देना चाहिए, उन सभी को टम्बलटन जाके अटैक करना चाहिए और ब्लैक क्वीन रेनिरा के लिए उनको टम्बलटन वापस जीतना चाहिए। तो इस बात को डेंजरस टीनेज लॉर्ड बेंजिकोट ब्लैकवुड एक्सेप्ट करता है और वो अपनी आर्मी लेके धीरे धीरे करके टम्बलटन के तरफ निकलने लग गया। फिर इसके बाद में एक्चुअली एडम पिंक मेडन को भी जाता है, जहां पर वो न्यू लॉर्ड ऑफ पिंक मेडन स्टैंटन पाइपर को मिलता है, जो कि एक जमाने के सभी के चहीते पीटर पाइपर का पोता है। उसी समय पर वहां पर पिंक मेडन में लॉर्ड जोसेफ स्मॉलवुड, लाइनल डेडिंग्स और ह्यूगो वैंस जैसे भी कुछ लॉर्ड्स मौजूद थे। अभी ये सभी लॉर्ड्स एकदम आसानी से बैटल को ज्वाइन करने के लिए एक्सेप्ट नहीं करते। लॉर्ड स्टैंटन पाइपर तो सीधा कहते हैं कि इस बैटल में लीडर कौन होगा। तो यहाँ पर बिना झिझक के, बिना डरे हुए एडम वेलेरियन एकदम बिंदास कहता है कि मैं लीडर हूँगा। माय लॉर्ड, I'll be the leader. With my dragon sea smoke, I will lead everyone. आप बस मुझे साथ दीजिए, हम इस बैटल को ज़रूर जीतेंगे। एडम वेलेरियन का ये ज़बरदस्त जोश, उसका एक जज्बा देख के सभी लॉर्ड्स एकदम खुश हो गए और वो भी कहते हैं कि वो भी अपनी आर्मी लेके टम्बलटन के तरफ निकल जाएंगे। तो ऐसे और कुछ हाउसेस भी यहाँ पर एडम वेलेरियन को साथ देने के लिए एक्सेप्ट करते हैं। एंड देन फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडम वेलेरियन सीधा जाता है रिवर रन को, जो कि रिवरलैंड्स के सबसे इंपॉर्टेंट हाउस टली का कैसल था। रिवर रन में सी स्मोक के आने पर तो सबसे पहले सभी की फट गई, बट देन वहां के लॉर्ड सर एल्मो टली को पता चला कि ये तो ब्लैक्स लॉयलिस्ट बंदा यहाँ पर आया हुआ है और इसीलिए वो एडम वेलेरियन का वहां पर स्वागत करते हैं। यहाँ पर इस समय पर एक्चुअली सर एल्मो टली ने भी अपनी टली बैनरमैन की कुछ अच्छी खासी आर्मी बना के रखी थी और वो तो चाहते ही थे कि वो जल्द से जल्द किसी ना किसी बैटल में इन्वॉल्व हो सके और क्वीन रेनिरा को सपोर्ट कर सके, क्योंकि उनके कई सारे बैनरमैन, उनके अंडर के जितने भी अलग अलग हाउसेस थे वो सभी ब्लैक्स के सपोर्टर्स थे और इसीलिए यहाँ पर हाउस टली फाइनली ब्लैक्स को सपोर्ट करना एक्सेप्ट करता है और उसने बैटल को ज्वाइन करना भी एक्सेप्ट किया। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट 5 से 7 हज़ार मेन एट आर्म्स की एक बड़ी आर्मी लेके एडम वेलेरियन निकलता है टम्बलटन को। एडम वेलेरियन की आर्मी जैसे जैसे टम्बलटन की तरफ निकलती है तो उन्हें बीच में और भी कुछ लोग मिलते हैं और इस तरीके से यही कुछ 10 से 12 दिनों का एक क्विक ट्रैवल करने के बाद में ये ब्लैक्स लॉयलिस्ट की आर्मी पहुंच गई थी टम्बलटन में। ये आर्मी यहाँ पर इतने जल्दी ट्रैवल करके आई थी कि ग्रीन्स को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसे कुछ आर्मी उनके ऊपर मार्च करने लगी है। ग्रीन्स के आर्मी के कई सारे मेन एट आर्म्स एक्चुअली पहले के कई सारे अलग अलग बैटल्स में मारे गए थे और इस समय पर ग्रीन्स के आर्मी में यही कुछ 1000 से 1500 मेन एट आर्म्स बाकी थे और मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली अभी भी इंजुरीज से वगैरह उभर रहे थे। उसमें भी ये जो भी ग्रीन्स के मेन एट आर्म्स थे वो इस समय पर टम्बलटन में अय्याशी कर रहे थे, वो एकदम अनप्रिपेयर्ड थे और ना ही उनका कोई लीडर था। सब लोग मस्त दारू वगैरह पी के पड़े हुए थे और उन्हें कुछ भी समझने के पहले रिवरलैंड्स और क्राउनलैंड्स के कुछ हाउसेस से बनी हुई एक बड़ी आर्मी अचानक से ग्रीन्स पर टूट पड़ी। हमने तो देखा ही कि सब जगह पर सबसे पहले सी स्मोक ने अटैक कर दिया और सब जगह पर अफरा तफरी मच गई थी। कई सारे ग्रीन्स मेन एट आर्म्स के टेंट्स वगैरह यहाँ वहां पर जलने लग गए थे, बट कोई भी अगर उन टेंट्स में से बाहर बच के आता भी है तो उन्हें अभी ब्लैक्स की आर्मी मारने लग गई। ग्रीन्स के साइड में कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था और वहां पर ब्लैक्स की आर्मी ग्रीन्स के आर्मी का कत्ले आम शुरू करती है। जैसे ही ये बैटल शुरू होती है तभी डेरॉन,
जॉन, उल्फ, ह्यू और बाकी के सभी कैल्ट्रॉप्स एकदम अच्छे से सो रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस समय पर एक्चुअली ह्यू और उल्फ के ड्रैगन्स यानी कि वर्मीथॉर और सिल्वरविंग थोड़ा सा उनके कैंप से दूर बंधे हुए थे, उनको चेन्स बांधी गई थी। तो जैसे ही सी स्मोक वहां पर आता है तो वर्मीथॉर और सिल्वरविंग चिल्लाने लगते हैं, वो आंख फेंकने लगते हैं यहाँ वहां पर। बट वो बहुत ही बड़े चेन से वहां पर बंदी बनाए गए थे, तो वो उसी वजह से एकदम क्विकली रिएक्ट नहीं कर पाते। दूसरे तरफ उल्फ द वाइट ने हमेशा के तरह रात भर दारू पी थी और वो एक्चुअली जस्ट बैटल शुरू होने के पहले ही सो गया था। तो एक्चुअली बेवड़ा उल्फ टल्ली होके ऐसे नॉकआउट हो गया था कि वो पूरा सेकंड बैटल ऑफ टम्बलटन नींद में से उठा ही नहीं। वो अपने टेंट में ही लेटा रहा, उसका टेंट उसके सर पे गिर जाता है और एक्चुअली उल्फ वही के वही सोया रहा। दूसरे तरफ बाहर ग्रीन्स के कई सारे मेन आइटम्स को बहुत ही बुरी तरीके से जलाया जाने लग गया था और इस सेकंड बैटल ऑफ टम्बलटन में वापस सब जगह पर डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। एडम और सी स्मोक मतलब एक अलग लेवल पर तबाही मचा रहे थे। सी स्मोक ने यही कुछ आधे से 1 घंटे में लिटरली सभी टेंट्स को जला दिया था और अभी एक्चुअली वहां पर नीचे बैटलफील्ड में एक बड़ी फाइट शुरू हो गई थी। फील्ड में कई सारी बटालियंस और कैवलरी सीधा हेड ऑन कोलाइड कर गए थे और इसी में एक्चुअली ब्लैक एली और लेडी सबिता फ्रे के लीडरशिप में आर्चर्स के बटालियन ने एरोज की बारिश करके ग्रीन्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारा। लॉर्ड एल्मो टली और लॉर्ड बेंजिकुड ब्लैकवुड ने एकदम घुस घुस के ग्रीन्स के कई सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वहां पर लिटरली स्लॉटर शुरू था। अभी ये सब शुरू रहते इसी सब में ह्यू द हैमर भी अपने टेंट में से बाहर आ गया था और वो अपने फॉलोअर्स को कुछ ना कुछ ऑर्डर देने लग गया। सबसे पहले तो उसने अपना आर्मर पहना और अपने फॉलोअर से उसने अपना हैमर भी ले लिया। इस समय पर ह्यू से यही कुछ 500 मीटर के दूरी पर वर्मीथॉर एकदम अच्छे से आराम कर रहा था। इस समय पर वो गुस्से में यहाँ वहां पर जरूर आग मार रहा था, बट ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर हिज राइडर ह्यू द हैमर टू कम। तो सो कॉल्ड किंग ह्यू अपना हैमर लेके एकदम गुस्से में अपना रास्ता बनाते बनाते वर्मीथॉर के तरफ निकलता है, बट बीच में उसे कई सारे हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं क्योंकि वहां पर अभी ब्लैक्स की आर्मी पहुंच गई थी। वो कई सारे ब्लैक्स के आर्मी के भी मेन आइटम्स को एकदम बुरी तरीके से मारता है और उसके साथ साथ वहां पर उसका खुद का स्पेशल यही कुछ 15-20 मेन आइटम्स का किंग्स गार्ड भी मौजूद था। तो ह्यू का प्लान सिंपल था कि क्विकली रास्ता बनाकर वर्मीथॉर के पास जाए, उसके ऊपर बैठे और अपनी फिर अलग तबाही शुरू कर दे। बट इस प्लान को रोकने के लिए वहां पर मौजूद थे बोल्ड जॉन रॉक्सटन। हमने जाना कि कैल्ट्रॉप्स का तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लान यही था कि ह्यू द हैमर को मार गिराए और यहाँ पर बोल्ड जॉन रॉक्सटन को लगा कि उनका यही एक अच्छा मौका है ह्यू द हैमर को मार गिराने का। तो बैटल अभी बहुत जोरों से शुरू थी और बोल्ड जॉन रॉक्सटन इस समय पर ब्लैक्स के मेन आइटम्स को यहाँ वहाँ पर अपने ऑर्फन मेकर से काटने लग गए थे, बट वैसा सब करते करते उनकी नजर ह्यू द हैमर पर भी थी। बोल्ड जॉन ने देखा कि ह्यू द हैमर का अभी भी 10-15 लोगों का एक ग्रुप वहीं पे मौजूद था और वो एकदम अच्छे से ब्लैक्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो उस समय पर ह्यू पर हमला नहीं कर सकते और इसीलिए बोल्ड जॉन अपना अच्छे से टाइम लेने लग गए। वो एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे ह्यू द हैमर वर्मीथॉर के तरफ बढ़ने लगा था और उसके पीछे बोल्ड जॉन रॉक्सटन एकदम छुपके से पीछे बढ़ रहे थे। बैटल के बीचों बीच काफी समय तक ऐसा थोड़ा छुपा रुस्तम का गेम होता है और फिर इवेंचुअली ऐसा मौका आ ही गया जब ह्यू द हैमर के बहुत ही कम मेन आइटम्स बाकी थे। ह्यू से अभी वर्मीथॉर यही कुछ 100 मीटर्स के दूरी पे था और उसे लगा कि वो वर्मीथॉर पे पहुंच ही जाएगा, बट फाइनली वहां पर बोल्ड जॉन रॉक्सटन को मौका मिल गया और वो ह्यू द हैमर के पीछे जाके बस कहते हैं, लॉर्ड हैमर, किंग ह्यू, मुझे माफ कर दो। वहां पर ह्यू पीछे मुड़ के देखता है। ह्यू कहता है, व्हाट, किस लिए, कौन सी माफी?
बस तभी के तभी बोल्ड जॉन रॉक्स्टन अपनी ऑर्फन मेकर की तलवार हार्ड ह्यू के पेट में घुसाता है और कहता है, इसलिए सॉरी किंग हैमर, यू डाइड ब्रेवली इन बैटल। ऐसे बोल्ड जॉन सार्कास्टिकली ह्यू का मजाक उड़ाते हैं और अपने ऑर्फन मेकर तलवार से ह्यू के बॉडी को एकदम 2 हिस्सों में कर देते हैं। बोल्ड जॉन ने इस तरीके से ह्यू को वहां पर मार डाला, ये देखकर वहां पर ह्यू के जितने भी 4-5 लॉयल सपोर्टर्स मौजूद थे वो एकदम क्विकली जॉन रॉक्स्टन पर अटैक करते हैं और वहां पर उस ब्लैक्स वर्सेस ग्रीन्स के बैटल में यहाँ पर ग्रीन्स के ही लोग एक दूसरे के बीच में अपनी फाइट करने लग गए। अभी बोल्ड जॉन वैसे तो एकदम तगड़े फाइटर थे और वो यही कुछ 5-6 ह्यू के सपोर्टर्स को आसानी से मार गिराते हैं, बट वहां पर और 4-5 ह्यू के सपोर्टर्स बोल्ड जॉन को मारने के लिए आते हैं और उस इंटेंस फाइट में एक्चुअली बोल्ड जॉन रॉक्स्टन का अचानक से पैर फिसल गया। जैसे ही वो पैर फिसल के नीचे गिरे तो ह्यू के बाकी के सपोर्टर्स ने बहुत ही बुरी तरीके से वहां पर जॉन रॉक्स्टन को भी मार गिराया। अभी एक्चुअली बोल्ड जॉन रॉक्स्टन के बारे में कहा जाता है कि जॉन रॉक्स्टन एक्चुअली हार्ड ह्यू यानी कि ह्यू द हैमर के इंटेंस टाइम पर से फिसल कर गिर गए थे। तो दिस वाज अ प्रीटी फनी साइड स्टोरी इन दिस बैटल। तो ह्यू द हैमर और लॉर्ड जॉन रॉक्स्टन के बाद में सबसे बड़ी मौत इस बैटल की नेक्स्ट होती है डेरॉन द डेरिंग की। जी हाँ, तो अभी एग्जैक्टली डेरॉन द डेरिंग की कैसे मौत हुई इसके कुछ डिफरेंट वर्जन्स है। कई लोग कहते हैं कि उसका पैवेलियन यानी कि जो बड़ा सा टेंट होता है उसे सी स्मोक ने जला दिया था क्योंकि एडम वेलेरियन को ऊपर से आसमान में से पहले ही पता चल गया था कि डेरॉन का टेंट कौन सा हो सकता है और उसके वजह से डेरॉन उस टेंट में रह के मारा गया। फिर इसके बाद में और स्टोरी में कहा जाता है कि ब्लैक्स के कुछ रैंडम मेन एट आर्म्स ने उसे कुचल दिया, उसे आसानी से मार गिराया। इस बैटल के बाद में एक्चुअली कई सारे ब्लैक्स के मेन एट आर्म कहने लगते हैं कि वो टारगेरियन स्लेयर है, दे किल द ड्रैगन, दे किल डेरॉन द डेरिंग, ऐसा कई लोगों का दावा रहा। बट पॉइंट इज एग्जैक्टली डेरॉन द डेरिंग कैसे मारा गया ये पता नहीं, बट वो इस सेकेंड बैटल ऑफ टम्बलटन की एक बड़ी कैजुअलिटी रहा था। तो ऐसी सब कुछ इंपॉर्टेंट कैजुअलिटीज इस सेकेंड बैटल ऑफ टम्बलटन में शुरू थी और सब जगह पर नीचे ग्राउंड पर धीरे धीरे बहुत ही बुरी तरीके से स्लॉटर शुरू हो गई थी और ये सब चलते हुए एडम वेलेरियन आसमान में से एकदम अच्छे से हंस रहा था, बट जल्द ही उसकी हंसी उड़ने वाली थी क्योंकि ग्रीन्स के मेन एट आर्म्स में से किसी ने तो वर्मीथॉर और सिल्वर विंग की चेन्स खोल दी थी। द ब्रॉन्ज फ्यूरी एंड द सिल्वर क्वीन रिहा हो चुके थे और वो आसमान में उड़ गए। जैसे ही वो आसमान में उड़ने के फिराक में थे तो उनके ऊपर कई सारे क्रॉसबोज और एरोज से फायरिंग की जाती है, बट उन दोनों सीनियर ड्रैगन्स के लिए ऐसे छोटे वेपन्स मतलब कुछ भी नहीं थे। क्विकली टम्बलटन में अटैक करने के चक्कर में ब्लैक्स के आर्मी ने कुछ बहुत बड़े स्कॉर्पियन वेपन्स वगैरह वहां पे नहीं लाए थे। उनके पास काफी कम स्कॉर्पियन वेपन्स थे, बट उनके पास एक बहुत ही बड़ी बटालियन थी जो हाउस ब्लैकवुड के आर्चर्स और क्रॉसबोमैन से बनी हुई थी। तो वो सब लोग बहुत ही जोर से सिल्वर विंग और वर्मीथॉर पे फायर करने लगते हैं और एक्चुअली सिल्वर विंग उस हमले में थोड़ी क्यों ना हो इंजर्ड हो गई। वो दोनों भी उस समय पर राइडरलेस थे और उसके वजह से उनके मन में जो आए वो चीज वो करने लगते हैं। वो टैक्टिकली एकदम ज्यादा चीजें सोचते नहीं है। सिल्वर विंग पे तो जैसे ही अटैक हुआ तो वो बिल्कुल भी किसी पे जोर से फायर वगैरह नहीं फेंकती। वो एक्चुअली थोड़ा सा डर के बैटलफील्ड से थोड़ी सी दूर निकल गई, बट दूसरा तरफ ब्रॉन्ज फ्यूरी वर्मीथॉर बौखला गया। वर्मीथॉर ने अपनी रेड एंड ब्राउन कलर की ड्रैगन फायर यहां वहां पर अंधाधुंध तरीके से फेंकने शुरू कर दी और उसने सोचा ही नहीं कि कौन से ग्रीन्स के लोग हैं और कौन से ब्लैक्स के लोग हैं। ही जस्ट वांटेड टू किल एवरीवन।
वो आसमान में एक जोर से फ्लाइट लेता और नीचे जोर से आके यहाँ वहाँ पर आग लगा रहा था। वो बार बार ऐसे करने लगता है और इस चीज को एडम वेलेरियन ने दूर से नोटिस किया और उसने वर्मीथॉर पर अटैक करने का पूरा प्लान कर लिया। बट जैसे ही एडम वेलेरियन और सी स्मोक वर्मीथॉर पर अटैक करने के लिए निकले तो तभी उतने में वहां पर आती है ब्लू क्वीन टेसारियन। टेसारियन का राइडर डेरॉन द डेयरिंग भी इस समय पर नीचे मारा गया था, बट ब्लू क्वीन टेसारियन को भी किसी ने तो रिहा कर दिया था और आसमान में एक्चुअली टेसारियन वर्सेस सी स्मोक की बैटल शुरू हो गई। हमने इसके पहले सनफायर एंड वेगार वर्सेस मेलिस की बैटल देखी थी, देन हमने देखी वेगार वर्सेस कराक्सस की बैटल। तो ऐसे हमने कुछ लेजेंडरी ड्रैगन बैटल जरूर देखी, बट यहाँ पर सेकंड बैटल ऑफ टम्बलटन में जो कुछ भी हुआ उसे ही एक्चुअली इतिहास में सभी लोग कहते हैं द डांस ऑफ द ड्रैगन्स। They say there were many dragon battles in the Dance of the Dragons War, but it was in second battle of Tumbleton when dragons truly danced। तो यहाँ पर टेसारियन और सी स्मोक की बैटल शुरू होती है और ये बैटल मतलब सभी ड्रैगन बैटल्स में सबसे अनोखी, सबसे डिफरेंट। सी स्मोक वैसे तो थोड़ा सा सीनियर ड्रैगन था और टेसारियन के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा बड़ा जरूर था, बट वो इतना भी बड़ा नहीं था। वो दोनों भी मीडियम से लार्ज साइज के ड्रैगन्स थे, ऑलमोस्ट इक्वल। बट दोनों की खासियत ये थी कि दोनों भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लाइड करने वाले ड्रैगन्स थे। दोनों भी एक दूसरे का यहाँ वहां से पीछा करने लगते हैं और एक दूसरे पे आग मारने लगते हैं। बट एडम वेलेरियन को समझता है कि दोनों भी ड्रैगन्स एक दूसरे को इंजोर्ड करने को या फिर हर्ट करने को आग नहीं मार रहे। पता नहीं एग्जैक्टली ऐसा वहां पर सी स्मोक को क्या हुआ था कि वो टेसारियन को वहां पर इंजोर्ड करना नहीं चाह रहा था और दूसरे तरफ शी ड्रैगन टेसारियन भी सी स्मोक को इंजोर्ड नहीं करना चाह रही थी। नीचे से सभी लोग एकदम शॉक में देख रहे थे कि ये सब क्या ही हो रहा है। दोनों भी ड्रैगन्स एकदम अच्छी तरीके से ग्लाइड कर रहे थे और वो जो कुछ भी ग्लाइड था, वो जो कुछ भी उनकी फ्लाइंग थी, वो ऐसी नहीं थी कि वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मानो ऐसा लग रहा था कि वो दोनों डांस कर रहे हैं। एग्जैक्टली वहां पर ऊपर सी स्मोक और टेसारियन के बीच में क्या होता है ये बुक में भी हमें पता नहीं चलता, बस हमें इतना सा हिंट किया गया है कि वो दोनों डांस ऑफ द ड्रैगन्स कर रहे थे, बट दे वर नॉट किलिंग ईच अदर। वो दोनों बस एक तरीके से खेल रहे थे, एक दूसरे की तरफ जोर से फ्लाई करते और एक दूसरे को डॉच करते। अभी एग्जैक्टली सी स्मोक और टेसारियन के बीच में आसमान में क्या शुरू था उसके बारे में बुक में अच्छे से जानकारी नहीं है, बट कुछ थियरीज के अनुसार वो एक दूसरे को इम्प्रेस करना चाहते थे क्योंकि उनके बीच में कुछ ड्रैगन प्यार वगैरह हो गया था। तो एनीवेज वहां पर जो भी बैटल शुरू थी या जो कुछ भी वहां पर उनके बीच में शुरू था वो यही कुछ 10-15 मिनटों तक शुरू ही रहता है। अभी इन दोनों ड्रैगन की एकदम आसमान में ऊपर ऐसी कुछ अजीबी चीजें शुरू थी, बट दूसरे तरफ नीचे टम्बलटन से थोड़ा सा ऊपर आसमान में से वर्मीथॉर तो आंख पे आंख फेंक ही रहा था। मॉन्स्ट्रस मैसिव ब्रॉन्ज फ्यूरी वर्मीथॉर ने अपना एक अलग ही तबाही शुरू कर दिया था। वो यही कुछ बस 500 फीट के ऊपर से उड़ रहा था और उसने नीचे जितने भी लोग बैटल कर रहे थे उनके ऊपर आंख फेंकना शुरू कर दिया। यही कुछ 10-15 मिनटों में वर्मीथॉर ने वहां पर नीचे ऐसी तबाही मचा दी कि ब्लैक्स और ग्रीन्स दोनों के मेन एटम्स एक दूसरे को मारना तो भूल ही गए। वो अभी इस भयानक ड्रैगन वर्मीथॉर से जान बचाकर यहाँ वहां पर भागने लगे और यहाँ वहां पर छुपने लग गए। तो इस समय पर वर्मीथॉर ने सब जगह पर तबाही शुरू रखी थी। उसने लॉर्ड स्टैंटन पाइपर, लॉर्ड डेडिंग्स ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट ब्लैक्स के सपोर्टर्स को मार गिराया और यही कुछ उसने 500 से 800 मेन एट आर्म्स की तो वहां पर बस सेकंड्स में एशेश कर दी थी। वर्मीथॉर की भयानक आग सभी मेटल को मेल्ट कर रही थी और एक बार तो उसने अपना मैसिव मुंह खोल के सीधा 2 नाइट्स उनके घोड़ों के साथ में निगल दिए। तो ये सब वर्मीथॉर का अलग सा तांडव शुरू ही था और इतने में फाइनली सी स्मोक ने वर्मीथॉर पर हमला कर दिया। एडम को समझ गया था कि वो ऊपर का डांस ऑफ द ड्रैगन अभी जरूरी नहीं है। इस समय पर वहां पर सभी मेन एट आर्म्स के लिए वर्मीथॉर एक बहुत ही डेंजर बन चुका था और ब्रेव एडम वेलेरियन बिना सोचे समझे सी स्मोक को लेके सीधा वर्मीथॉर पे अटैक करता है। सी स्मोक आसमान में से एक हॉक की तरह जोर से ग्लाइड करते हुए नीचे आता है और वो सीधा वर्मीथॉर का नेक जोर से पकड़ता है। जैसे ही जोर से सी स्मोक ऊपर से नीचे आता है और वर्मीथॉर का नेक पकड़ता है तो वर्मीथॉर उस समय पर फ्लाइंग करते करते एक्चुअली नीचे जमीन पर गिर गया और सी स्मोक लिटरली वर्मीथॉर का नेक पकड़कर जमीन पे घसीटते हुए उस बैटलफील्ड में से आगे बढ़ने लग गया। वर्मीथॉर की मैसिव बॉडी यहाँ वहाँ पर जितने भी छोटे मोटे टम्बलटन के गांव में बिल्डिंग्स वगैरह बचे हुए थे उनको डिस्ट्रॉय करने लगती है। वर्मीथॉर एक्चुअली सी स्मोक के चंगुल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है बट सी स्मोक की पकड़ मजबूत थी। सी स्मोक वर्मीथॉर को जमीन पे ही घसीटते रहता है और एक समय तो ऐसा आ गया था कि उन दोनों की बैटल सीधा बेंजीकुड ब्लैकवुड के बटालियन के तरफ आगे बढ़ी थी। वर्मीथॉर के ह्यूज बॉडी की वजह से बेंजीकुड ब्लैकवुड के कई सारे मेन एट आर्म्स वहां पे मारे गए थे बट कैसे तो करके बेंजीकुड ब्लैकवुड वहां पर बच गया। उसके बाद में एक्चुअली बेंजीकुड ब्लैकवुड के सामने ही दोनों ड्रैगन्स के बीच में फाइट शुरू होती है। फाइनली ब्रॉन्ज फ्यूरी वर्मीथॉर ने अपने पावर का इस्तेमाल करके सी स्मोक को एकदम जोर से पंच किया था और उसके मुंह पे आंख फेंकी थी जिसके वजह से सी स्मोक की नजर भी एकदम धुंधली होती है और वो भी एकदम बौखला गया और इसी के बीच में वर्मीथॉर एकदम जोर से अपने मैसिव क्लॉज सी स्मोक के पंख में घुसा देता है। दर्द में सी स्मोक वहां पर चिल्ला उठा और बस एक ही अटैक के बाद में मैसिव वर्मीथॉर उस फाइट के कंट्रोल में आ गया था। वहां पर वर्मीथॉर ने सी स्मोक के एक पंख में अपने क्लॉज घुसाए थे और सी स्मोक के बेली में अपना उसने दूसरा पंजा घुसा दिया था। मैसिव वर्मीथॉर वही के वही सी स्मोक के लिटरली 2 टुकड़े कर सकता था बट ऐसा कुछ भी करने के पहले वहां पर एक अनबिलीवेबल मोमेंट देखने मिली। आउट ऑफ नोवेयर ब्लू क्वीन टेसारियन ने फाइट ज्वाइन की थी और उसने वर्मीथॉर पे जोर जोर से फायर मारनी शुरू कर दी। नीचे से बेंजीकोट और कईयों ने बस इतना ही देखा कि वो तीनों ड्रैगन्स वापस क्विकली आसमान में उड़ गए थे और तीनों ड्रैगन्स फिर आसमान में काफी समय तक चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और कई सारे जगहों से आग वगैरह फेंक रहे थे। अभी हमें इतना पता है कि आसमान में एक्चुअली वर्मीथॉर वर्सेस सी स्मोक एंड टेसारियन ऐसी एक अजीबोगरीब फाइट शुरू होती है बट एग्जैक्टली वहां पर आसमान में क्या हुआ पता नहीं। हम तो बस थियरीज बना सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ होगा। अभी मेरे ओपिनियन में वहां पर आसमान में एडम वेलेरियन का सी स्मोक और टेसारियन ने एक अच्छी टैग टीम की होगी क्योंकि हमने पहले जाना कि उनके बीच में थोड़ा सा डांस ऑफ द ड्रैगन हुआ था। मे बी दे स्टार्टेड लविंग ईच अदर और उसी वजह से उन्होंने एक दूसरे को साथ दिया वहां पर और दोनों मिलकर एक्चुअली वर्मीथॉर पर वहां पर अटैक करते हैं। तो प्रोबेबली उन दोनों ने बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ टैग टीम किया होगा। वो दोनों भी काफी क्विक एकदम अच्छी तरीके से ग्लाइड करने वाले ड्रैगन थे और वैसे कंपैरेटिवली वर्मीथॉर थोड़ा सा स्लो ड्रैगन था। तो उन दोनों फास्ट ड्रैगन्स ने मिलके एकदम अच्छी तरीके से वर्मीथॉर पे अटैक किया, उसे इंजोर्ड किया। ऐसे हम यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं बट एग्जैक्टली ऊपर उन तीनों में क्या हुआ, कैसे किसने एक दूसरे पर हमला किया वो हमें पता नहीं। बट इतना हमें पता है
कि बैटल आसमान में बहुत ही जोर से काफ़ी टाइम तक चली थी। यही कुछ 20 से 25 मिनट आसमान में बैटल चलती है और उतना टाइम होने के बाद में सबसे पहले आसमान में से सी स्मोक की बॉडी जोर से नीचे गिरती है। उस समय पर सी स्मोक के बॉडी पर हेड भी नहीं था, उसके ऊपर बैडएस एडम वेलेरियन वहीं पे था, बट उसकी आधी जली हुई लाश वहां पर थी। सी स्मोक मारा गया था। देन कुछ ही टाइम के बाद में वर्मीथॉर उड़ते उड़ते नीचे जमीन पर लैंड करता है। उसका ऑलमोस्ट 80% ऑफ द बॉडी काला बन चुका था, जिसके कारण हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके ऊपर कितनी आग फेंकी गई थी। उसी में उसके दोनों पंख फटे हुए थे और उसकी एक्चुअली पूरी बॉडी टोटली डैमेज्ड होती है। सब जगह से यहाँ वहां से खून बह रहा था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके मुंह में सी स्मोक का सर होता है। नीचे उतरते ही वर्मीथॉर अपने मुंह में से सी स्मोक का बड़ा सर लिटरली थूकता है और अगले 5 मिनटों तक वो यहाँ वहाँ पर आग मार के ऐसी चीखें मारता है कि आज भी वेस्टेरोसी सिंगर्स कहते हैं कि वर्मीथॉर की वो चीखें उस समय पर सातों किंगडम्स में सुनाई दी गई थी। लेजेंडरी ब्रॉन्ज फ्यूरी वर्मीथॉर वहां पे रो रहा था। ही वॉज हर्ट, वो तड़प रहा था। उसकी वो भयानक चीखें सुनकर वहां पर टम्बलटन के बैटलफील्ड पर लिटरली पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। जब ड्रैगन्स लड़ते हैं तब देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। बचे कुचे ग्रीन्स ने सभी ब्लैक्स के सामने अभी घुटने टिका दिए थे। ग्रीन्स ने अभी टोटली सरेंडर कर दिया था और ऐसा करने के बाद में वो सभी मेन एट आर्म्स वहां पर बस सिर्फ और सिर्फ वर्मीथॉर को दूर से देख रहे थे। ब्रॉन्ज फ्यूरी वर्मीथॉर का चीखना चिल्लाना बंद होने के बाद में वो आसमान में फ्लाइट लेने की कोशिश करता है, बट उसके दोनों पंख फटे होने के वजह से वो बस यही कुछ 40 से 50 फीट उड़ने के बाद में वापस नीचे क्रैश लैंड करता है। जैसे ही वो नीचे जोर से गिरा तो ऐसा लगा कि मानो टम्बलटन के गांव में एक छोटा भूकंप ही आ गया। अगले 10-15 मिनट वापस वर्मीथॉर यहाँ वहाँ पर तड़पता है, चीखता चिल्लाता है, आग मारता है, बट धीरे धीरे उसके आग की इंटेंसिटी कम होने लगती है और उसका चिल्लाना कम होता है। उसकी बॉडी की मूवमेंट स्लो होती है एंड सैडली एंड स्लोली वर्मीथॉर द ब्रॉन्ज फ्यूरी वहाँ पर मर गया। एक्चुअली ये सब जब टम्बलटन के एक कोने में शुरू था, तभी टम्बलटन के दूसरे कोने में टोटली डैमेज्ड ब्लू क्वीन टेसारियन भी पहुंची थी। वो यही कुछ वर्मीथॉर से 4-5 किलोमीटर के दूरी पे लैंड हुई थी और उसकी भी हालत एक्चुअली वर्मीथॉर की तरह ही थी। ब्लू क्वीन टेसारियन इस समय पर ब्लू ही नहीं थी, वो टोटली उस समय पर ब्लैक, ग्रे एंड रेड हो चुकी थी और उसके मुंह से इस समय पर बिल्कुल भी आग नहीं आ रही थी। टेसारियन भी चीखती चिल्लाती रहती है, रोती रहती है और वो यहाँ वहाँ आग मारने की कोशिश करती है, बट उससे आग फेंकी ही नहीं जाती। ब्लू क्वीन टेसारियन जहाँ पर एक्चुअली लैंड की होती है, उस इलाके में सब जगह पर ब्लैक्स के मेन एट आर्म्स होते हैं। तो जैसे ही ये ड्रैगन वहाँ पे आती है तो सब लोग डर गए और उन्होंने सीधा टेसारियन पे हमला कर दिया। फॉर सम रीज़न टेसारियन अच्छे से उनके ऊपर आग फेंक ही नहीं पाती। वो उन सभी मेन एट आर्म्स से डरती है और वो उड़ने की कोशिश करती है, बट वो भी उड़ के बार बार नीचे गिरती है, वो उड़ ही नहीं पाती। जिस बटालियन ने टेसारियन पे हमला किया था उसमें लॉर्ड बेंजीकुट ब्लैकवुड भी थे। उन्होंने थोड़ा सा दूर से ही नोटिस कर लिया कि टेसारियन इस समय पर बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। उसका गला टोटली फट चुका है और उसका एक पंख ही नहीं है। वहाँ पर टेसारियन बहुत ही तड़प रही है, उसका खून बहता जा रहा है। ये सभी चीज़ें लॉर्ड बेंजीकुट ब्लैकवुड ने नोटिस की और उन्होंने अपने सबसे अच्छे आर्चर बिली बर्ली को हुक्म दे दिया कि अभी के अभी तुम इस ड्रैगन पे एरोज फायर करो और उस ड्रैगन का दर्द हमेशा के लिए मिटा दो। तो बिली बर्ली वही करता है। वो यही कुछ 7-8 एरोज एकदम अच्छे से मारता है।
एक एरो बराबर से बेली में घुसता है और 2-3 एरो सीधा टेसारियों के आंख में घुसते हैं और उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। तो इस तरीके से 3 आइकॉनिक ड्रैगन सी स्मोक, वर्मीथॉर और टेसारियों की यहाँ पे मौतें होती है और इस लंबे वॉर का असली डांस ऑफ द ड्रैगन खत्म हुआ। ब्लैक्स ने ग्रीन्स के 1000 में से ऑलमोस्ट 900 मेन एट आर्म्स और कई सारे इंपॉर्टेंट लॉर्ड्स को जरूर मार गिराया था, बट फिर भी ये बैटल ब्लैक्स जीत गए ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये बैटल जैसे ही शुरू होती है तभी उसी समय पर एक्चुअली होबर्ट हाईटॉवर, अनविन पिक और कुछ इंपॉर्टेंट कैल्ट्रॉप्स के जो मेंबर्स थे वो बराबर से अपने टेंट में से भागते हैं और वो सीधा हाउस फुटली के टम्बलटन के छोटे कैसल में घुस गए थे। जैसे ही वो कैसल में घुसे तो उन्होंने वहां पर अच्छे से पनाह ली और लॉर्ड अनविन पिक ने बहुत ही अच्छी तरीके से उस पूरे कैसल को फोर्टिफाई किया। लॉर्ड अनविन पिक ने अपने हाउस पिक के यही कुछ 80 से 100 नाइट्स को उस कैसल के बाहर अच्छी तरीके से तैनात किया था और उसी वजह से ब्लैक्स के नाइट्स उस कैसल में घुस ही नहीं पाए थे। बेंजीकुट ब्लैकवुड और एल्मो टली ने अपने क्वीन रेनिरा के लिए टम्बलटन के टाउन को तो जरूर जीता था, बट उन्होंने कैसल टम्बलटन को नहीं हासिल किया था और इसका रीजन ये भी है क्योंकि उनके पास कुछ सीज इंजिन्स वगैरह नहीं थे, ना उनके पास कोई ड्रैगन था और ना ही उनके पास कुछ ऑर्गेनाइज्ड पावरफुल मेन एट आर्म्स इस समय बचे थे जिनसे वो काफी समय तक वहां पर कैसल टम्बलटन को अच्छे से सीच कर पाए और उस कैसल को जीत सके। वर्मीथॉर ने ब्लैक्स के भी कई सारे मेन एट आर्म्स को मार गिराया था और लिटरली पूरी की पूरी ब्लैक्स की बची कुची जो भी आर्मी थी वो इस समय पर इंजोर्ड थी। तो इसी वजह से छोटा 12 साल का लॉर्ड बेंजीकुट ब्लैकवुड और लॉर्ड एल्मो टली डिसीजन लेते हैं कि वो वहां से रिट्रीट करेंगे, क्योंकि इस समय पर सीच करना अच्छा डिसीजन नहीं होगा। ब्लैक आर्मी ने बचे कुचे ग्रीन के जितने भी मेन एट आर्म्स थे उन सभी को बुरी तरीके से मार गिराया, इसके बावजूद कि उन्होंने सरेंडर किया था, क्योंकि वो जो ग्रीन्स के मेन एट आर्म्स थे उन्होंने यहाँ वहां पर टम्बलटन में बहुत ही जुल्म किए थे। तो इस तरीके से बेंजीकुट और एल्मो ने ब्लैक क्वीन रेनिरा के लिए टम्बलटन का बदला लिया था और उन्होंने जितने हो सके ग्रीन्स के लोग मारे थे। एंड देन फिर इसके बाद में वो दोनों भी डिसाइड करते हैं कि वो जितने भी बची कुची ब्लैक्स की आर्मी होगी वो उसे लेके अपने अपने इलाकों में वापस चले जाएंगे। तो ये बैटल होने के बाद में लिटरली अगले ही दिन सुबह सुबह तक टम्बलटन में कोई भी मौजूद नहीं था, सभी ब्लैक्स की आर्मी वहां से निकल गई थी। तो जैसे ही ब्लैक्स की आर्मी बाहर से निकल गई है, ये सभी चीज़ें ग्रीन्स की आर्मी यानी कि होबर्ट हाईटॉवर और अनविन पिक को पता चलती है, तो वो अपने बचे कुचे मेन एट आर्म्स के साथ में बाहर आ गए। जैसे ही वो अभी टम्बलटन के पूरे डिस्ट्रॉय हुए टाउन में यहाँ वहाँ पर घूमते हैं तो सब जगह पर कौवे ही कौवे थे, क्योंकि सब जगह पर लाशें पड़ी हुई थी और सभी कौवे उन लाशों को खा रहे थे। इन्हीं सभी काले कौवों के बीच में उन्हें दिखाई देता है एक बड़ा सिल्वर ड्रैगन, एंड दैट इज ऑब्वियसली सिल्वर विंग। आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि डांस ऑफ द ड्रैगन की हमने इस एपिसोड में बैटल देखी थी इन्वॉल्विंग टेसारियो, वर्मीथॉर एंड सी स्मोक, उस बैटल में सिल्वर विंग ने हिस्सा क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों अभी इसके रिलेटेड भी कुछ थियरीज है एंड अकॉर्डिंग टू मी सिल्वर विंग हमेशा से ही क्वीन एलिसन की ड्रैगन रही थी और एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ड्रैगन्स ज़रूर खूंखार होते हैं, बट सिल्वर विंग उन खूंखार ड्रैगन्स में से नहीं थी। सिल्वर विंग हमेशा से ही ज़्यादातर थोड़ी शांत और सभ्य किस्म की ड्रैगन थी। वो कभी भी खुद होके एग्रेसिवली किस पर अटैक नहीं करना चाहती थी, बट अगर उस पर कोई अटैक करता है तो वो रिटेलिएट जरूर करेगी, बट शी वॉजंट द वन हु विल स्टार्ट फाइट। अभी इसका रीजन ये कह सकते हैं कि सिल्वर विंग आफ्टर ऑल कई सालों तक गुड क्वीन एलिसन की ड्रैगन थी, तो ऐसा कह सकते हैं कि गुड क्वीन एलिसन के थोड़े अच्छे संस्कार यहाँ पर सिल्वर विंग पर हुए थे। सेप्टन बार्थ ने अपने फेमस किताब में ये कहा ही था
कि जैसा हॉर्स राइडर होता है वैसे ही उसका हॉर्स बिहेव करता है, और जैसा ड्रैगन राइडर होता है वैसे ही उसका ड्रैगन भी बिहेव करता है। तो एक ज़माने में गुड क्वीन एलिसन का जो भी बिहेवियर था, जो उसका पर्सनालिटी था, वो एकदम काम एंड कंपोज्ड, बिल्कुल भी गुस्सा करने वाली वो लेडी नहीं थी, वो बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होती, और यही सब चीज़ें हमें सिल्वर विंग के बर्ताव में भी दिखाई देती है। तो हमने जाना कि जैसे ही बैटल शुरू हो गई थी तो सिल्वर विंग पर भी बहुत ही जोर से अटैक किया गया था। ब्लैक एली और लेडी सबिता फ्रे के लीडरशिप में एक पूरे बटालियन ने सिल्वर विंग पर एरोज की बारिश की थी, और ये सब जब शुरू हुआ तब सिल्वर विंग थोड़ी सी डर गई, थोड़ी सी बौखला गई। शी जस्ट लेफ्ट दैट केओस। इसी के साथ साथ और एक दूसरे थियरी के अनुसार कहा जाता है कि सिल्वर विंग एक्चुअली अपने राइडर उल्फ द वाइट को ढूंढ रही थी, बट जो भी हो काफी समय तक सिल्वर विंग उस पूरे बैटलफील्ड के आसपास से गायब हो चुकी थी, और उसने वर्मीथॉर वर्सेस टेसारियो एंड सी स्मोक के 3 वे बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो पूरा बैटल खत्म होने के बाद में, सब जगह पर एकदम साइलेंस होने के बाद में, सिल्वर विंग वापस टम्बलटन के गांव में आई होती है। वो वापस उल्फ द वाइट और वर्मीथॉर को ढूंढने लगती है। तभी सिल्वर विंग वहां पर देखती है कि वर्मीथॉर वहां पर जमीन पर मरा हुआ था। सिल्वर विंग अपने बड़े नाक से वर्मीथॉर को उठाने की कोशिश करती है, एज इफ वो चाहती थी कि वर्मीथॉर उस समय पर नींद में से उठ जाए। सिल्वर विंग को अपने दोस्त वर्मीथॉर के साथ में वापस खेलना था। आफ्टर ऑल वर्मीथॉर और सिल्वर विंग ऑलमोस्ट 100 साल पुराने दोस्त थे। हमने ओल्ड किंग जहेरिस और गुड क्वीन एलिसन के कई सारे अलग अलग चैप्टर्स में देखा ही था कि वर्मीथॉर और सिल्वर विंग कैसे एक दूसरे के दोस्त थे, कैसे जहेरिस एंड एलिसन हमेशा वर्मीथॉर और सिल्वर विंग पर बैठ के यहाँ वहाँ पर घूमते रहते थे, और राजा रानी के बीच में जिस तरीके का प्यार और फ्रेंडशिप था वैसे ही कुछ प्यार सिल्वर विंग और वर्मीथॉर में भी था। सालों से वो एक दूसरे के दोस्त रहे थे, और सिल्वर विंग जब अपने दोस्त की यहाँ पर लाश देखती है तो वो रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। वो चीज़ देख के भी सभी लोग एकदम शॉक्ड हो गए। इवेंचुअली सिल्वर विंग वहाँ से उड़ के सीधा निकल गई, नेवर टू बी सीन अगेन। एग्जैक्टली सिल्वर विंग कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, ये थियरी हम बाद में कभी जानेंगे, बट एक्चुअली उसका मेंशन वापस कभी भी बुक में होता ही नहीं है। सिल्वर विंग जस्ट वैनिश्ड। तो ऐसी एक साइड स्टोरी यहाँ पर होती है, और दूसरी एक साइड स्टोरी एक्चुअली बेंजीकुट ब्लैकवुड के रिलेटेड है। तो जैसे ही बेंजीकुट ब्लैकवुड और एल्मो टली अपना पूरा आर्मी लेके वापस नॉर्थ के तरफ निकलते हैं, तो वो एक्चुअली अपने साथ में एडम वेलेरियन के ब्रोकन आधे जले हुए डेड बॉडी को भी लेके गए। 130 AC से लेके 138 AC, ऐसे 8 सालों तक जाबाज एडम वेलेरियन की डेड बॉडी को रेवेंट्री हॉल के कैसल के फेमस वेयरवुड टी के सामने एक बगीचे में बेंजीकुट ब्लैकवुड ने दफन कराया था। वहां पर 8 सालों तक डेड बॉडी रहने के बाद में इवेंचुअली आगे 138 AC में एडम का छोटा भाई एलिन वेलेरियन रेवेंट्री हॉल आया था, और वो अपने बड़े भाई के कब्र को ड्रिफ्ट मार्क लेके गया। ड्रिफ्ट मार्क के आइलैंड पर एक्चुअली हल के टाउन पर जहां पर एडम और एलिन का बचपन गुजरा था, उसी हल के टाउन में एलिन ने अपने बड़े भाई एडम के लिए एक अलग से नए से कब्र बनवाई, एक टूम बनवाई, और वहां पर उसने एडम वेलेरियन को अच्छे से दफनाया। एलिन ने अपने बड़े भाई के कब्र को बिल्कुल सजाया नहीं, और ना ही उसने उस पे कुछ फ्लावर्स रखे। उसने बस एडम वेलेरियन के पत्थर से बने हुए कब्र पर एनग्रेव करवाया था एक शब्द, एक वर्ड, लॉयल। हाँ, एडम ऑफ हल एडम वेलेरियन जरूर बास्टर्ड बॉर्न था, बट वो गद्दार नहीं था। ही वॉजंट अ टर्नक्लोक। वो आखिरी सांस तक लॉयल रहा
अपने ब्लैक क्वीन रेनिरा के लिए। एडम वेलेरियन के जाबाजी के किस्से अगले 200 सालों तक वेस्टेरोस में सभी लोग याद करते हैं। पहले तो उसके कबर पे सिर्फ लॉयल शब्द लिखा गया था, बट इवेंचुअली उसी कबर पर सी हॉर्स ऑफ हाउस वेलेरियन और एक माउस का सिंबल भी डाला गया, क्योंकि उसके माँ को माउस करके बुलाते थे। तो कहा जाता है कि एडम वेलेरियन का जो कबर था जिसके ऊपर लॉयल लिखा था, वो सिर्फ हाउस वेलेरियन में पॉपुलर नहीं हुआ, उस कबर पर फूल रखने के लिए, एडम वेलेरियन को रिस्पेक्ट देने के लिए आज भी पूरे वेस्टेरोस में से सभी बास्टर्ड्स वहां पर जाते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन के वजह से वेस्टेरोस के सभी बास्टर्ड्स पर, सभी नाजायज औलादों पर गद्दार होने का एक काला धब्बा लगा था। पूरे वेस्टेरोस में हमेशा से ही एक ऐसा बिलीफ था कि जो भी बास्टर्ड्स होते हैं, जो भी नाजायज औलादे होती है, वो कभी भी किसी के भी घर के अपने नहीं हो सकते। वो सभी बास्टर्ड्स हमेशा से ही गद्दार रहते हैं और उन्हें मौका मिलते ही वो धोखा देते हैं। ऐसा ही बिलीफ कई जनरेशन से वेस्टेरोस में यहाँ वहाँ पर पनपता रहता। और जब फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन में ह्यू और उल्फ ने ऐसी बड़ी गद्दारी ब्लैक क्वीन रेनिरा के साथ में की, तभी तो सभी का ये बिलीफ हकीकत में बदल गया। उल्फ और ह्यू ऐसे दो बास्टर्ड्स के गद्दारी के वजह से पूरे वेस्टेरोस के सभी बास्टर्ड्स पर सभी लोग शक करने लग गए। पूरे वेस्टेरोस के सभी लॉर्ड्स, लेडीज और नोबेलमैन उनके घर के जितने भी बास्टर्ड्स थे उनको शक के नज़र से देखने लगे। उनको लगने लगा कि वो बास्टर्ड्स भी गद्दार हो सकते हैं, क्योंकि बास्टर्ड्स के खून में ही गद्दारी होती है। बट इस पूरे बिलीफ को बदलने का काम एडम वेलेरियन ने करके दिखाया। एडम वेलेरियन ने पूरे वेस्टेरोस को दिखा दिया था कि सभी बास्टर्ड्स टन क्लोक्स नहीं होते, सभी नाजायज औलादे गद्दार नहीं होती। और इसी वजह से वेस्टेरोस में आगे जितने भी बास्टर्ड्स ने जन्म लिया, वो एडम वेलेरियन को बहुत मानते हैं और उसे रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसके बाद में हम वापस टम्बलटन को चलते हैं, जहां पर अभी इस समय पर 13 कैल्ट्रॉप्स में से सिर्फ 4 ही कैल्ट्रॉप्स बचे थे, जिसमें अनविन पीक और होबर्ट हाईटॉवर इम्पॉर्टेंट थे। बट उसी के साथ साथ यहाँ पर एक बंदा और भी था, एंड दैट इज उल्फ द वाइट। जैसे कि हमने एपिसोड में पहले जाना कि इस पूरे सेकेंड बैटल ऑफ टम्बलटन में, पूरे भयानक डांस ऑफ द ड्रैगन्स के बीच में, उल्फ द वाइट अपने टेंट में सोया रहा था और वो एकदम गजब तरीके से एकदम लकीली बच गया। कई सारे टेंट यहाँ वहाँ पर जलाए गए थे, बट पता नहीं कैसे एकदम रबल में कहीं तो ये उल्फ द वाइट बच निकलता है और ये बेवड़ा वापस टल्ली होके होबर्ट और अनविन को सीधा बता दिया, चलो चलो जल्दी किंग्स लैंडिंग को जीत लेते हैं। मैं अभी क्विकली सिल्वर विंग को ढूंढ लूंगा और उसके ऊपर बैठ के मैं आयरन थ्रोन को जीत लूंगा। मैं बैठूंगा आयरन थ्रोन पे और मैं बनूंगा सातों किंगडम का राजा। एंड आप दोनों, लॉर्ड होबर्ट, लॉर्ड अनविन, आप मेरे सामने झुकोगे, आप मेरे सामने बेंड नी करोगे, है कि नहीं? बेवड़ा उल्फ ऐसी कुछ अजीबोगरीब चीज़ें वहाँ पर भौंकता है और होबर्ट वहाँ पर सिर्फ अनविन को देखते हैं और अनविन बस अपनी मुंडी हिलाता है, सिग्नलिंग दैट हमें इस बंदे को ख़त्म करना ही होगा। अगले ही दिन सुबह किंग्स लैंडिंग पर अटैक करने के इरादे से होबर्ट और उल्फ की एक छोटी सी मीटिंग होती है। उसमें होबर्ट ने 2 कैस्केट ऑफ वाइन लाई थी, जिसमें एक थी डॉर्निश रेड और एक थी आर्बर गोल्ड। अभी उल्फ को आर्बर गोल्ड की वाइन ज़्यादा पसंद थी, इसलिए होबर्ट के लिए उल्फ ने आर्बर गोल्ड का वाइन एक ग्लास में फिल किया और उन्होंने अपने लिए खुद के लिए डॉर्निश रेड की जो वाइन थी वो फिल कर दी। फिर इसके बाद में होबर्ट हाईटॉवर ने आर्बर गोल्ड का जो भरा हुआ वाइन कप था वो उल्फ को दिया, बट उस मोमेंट पर उल्फ को होबर्ट हाईटॉवर थोड़े से ऑकवर्ड लगे। उल्फ को ऐसा महसूस हुआ कि होबर्ट हाईटॉवर थोड़े से क्रिंज बर्ताव कर रहे हैं, उनकी हरकतें हमेशा की तरह नहीं है और उन्हें बार बार बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है। इसीलिए उसने सीधा लॉर्ड होबर्ट को कह दिया कि आप अपनी डॉर्निश रेड क्यों पी रहे हो, चलो हम दोनों भी मिलके सिर्फ और सिर्फ आर्बर गोल्ड को पीते हैं। तो यहाँ पर उल्फ देखना चाहता था
कि क्या लॉर्ड हॉबर्ट हाईटॉवर उसके साथ में आर्बर गोल्ड को पीते हैं। तो जैसे ही उल्फ ने वो कहा तो पहले तो हॉबर्ट हाईटॉवर को थोड़ा सा पसीना छूटा, वो थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं, बट देन कुछ ही सेकंड्स के बाद में वो क्विकली अपने स्क्वायर को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि उनके लिए भी आर्बर गोल्ड को फिल किया जाए। इस तरीके से 2 कप्स में आर्बर गोल्ड के वाइन को फिल किया गया और वहां पर उल्फ द व्हाइट और लॉर्ड हॉबर्ट हाईटॉवर ने चीयर्स करके आर्बर व्हाइट को पी दिया। अब वैसे हॉबर्ट हाईटॉवर वैसे काफी बूढ़े से बंदे थे और उन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ टम्बलटन में कुछ एकदम जाबाजी वगैरह तो नहीं दिखाई, बट यहाँ पर उन्होंने थोड़ी क्यों ना हो बहादुरी जरूर दिखाई। उन्होंने वहां पर 2 ग्लासेस ऑफ आर्बर गोल्ड के वाइन को पी दिया ताकि उल्फ द व्हाइट भी उस आर्बर गोल्ड के वाइन को पी दे, और उस वाइन में एक्चुअली जहर था। उस आर्बर गोल्ड के वाइन में खुद हॉबर्ट हाईटॉवर ने ही जहर मिक्स किया था। तो उन्हें पता था कि उस वाइन में जहर है, फिर भी उन्होंने वो वाइन पी क्योंकि वो चाहते थे कि उल्फ द सॉट भी उस वाइन को पी सके। तो ऐसा सब कुछ यहाँ पे एक छोटा सा सीन होता है और कुछ ही मिनटों के बाद में वहाँ पर उल्फ द व्हाइट तड़प तड़प के मरा, और उसके मरने के बाद में हॉबर्ट ने एक्चुअली अपने गले से उल्टी वगैरह निकाल कर जहर निकालने की कोशिश जरूर की, बट नथिंग हैपेंड। इवन हॉबर्ट हाईटॉवर विद इन एन आवर मारे गए। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में मशरूम ने एक्चुअली बहुत ही फनी अंदाज में अपने टेस्टिमनी ऑफ मशरूम में लिखा था, लॉर्ड हॉबर्ट हाईटॉवर का वाइन का कप किसी भी वेलेरियन स्टील से भी ज्यादा डेडली है। तो मशरूम की बातें ऐसे हमेशा फनी होती है। तो एनीवेज इस मौत के बाद में वहाँ पर टम्बलटन में कैसल टम्बलटन यानी हाउस फुटली के कैसल में इस समय पर सिर्फ लॉर्ड अनविन पिक मौजूद होते हैं, और वो चाहते भी थे कि वो किंग्स लैंडिंग पर वगैरह अटैक कर सके, बट रियलिटी उस समय पर डिफरेंट थी। उनके पास में कोई भी बड़ी आर्मी मौजूद नहीं थी, यही कुछ उनके पास 100 मैन एट आर्म्स बाकी रह गए थे और उन्हें लेके तो वो बिल्कुल भी किंग्स लैंडिंग को जीत नहीं सकते थे। तो लॉर्ड अनविन पिक वहाँ पर टम्बलटन के सिचुएशन को समझते हैं और वो वहाँ से पूरी तरह से रिट्रीट करके सीधा साउथ में वापस निकल गए। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज़, आई होप आपको आज का ये लंबा एपिसोड या कहूँ ये मूवी पसंद आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।